स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे एक इंडियन बैंक एग्जाम के स्टडी मटेरियल पर फोकस कर रहे हैं। ये मटेरियल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के इतिहास, उसकी सच्चाई और वर्तमान स्थिति की काफ़ी डीप डिटेल देता है। चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे 1947 से पहले के प्रिंसली स्टेट वाले दौर से, फिर 1947 की वो बड़ी घटनाएं देखेंगे। उसके बाद वहां का करंट प्रशासन, आर्थिक हालात और उसकी ज्योग्राफी पर आएंगे, और आखिर में इस सोर्स मटेरियल का क्या निष्कर्ष है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला हिस्सा 1947 से पहले का दौर, जब ये रीजन एक प्रिंसली स्टेट यानी एक रियासत हुआ करता था। अब ये प्रिंसली स्टेट आखिर था क्या? देखिए, जब 1947 में आज़ादी का वक्त आया तो ब्रिटिश शासन ने इन रियासतों को एक बहुत बड़ी चॉइस दी। उन्होंने इन पर से अपना कंट्रोल हटा लिया और इन्हें पूरी आज़ादी दी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं या फिर बिल्कुल स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रहें। ये एक ऐसी चॉइस थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। और इस चॉइस का नतीजा क्या हुआ? उस वक्त जम्मू और कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। उनका शुरुआती फैसला था कि जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र देश के रूप में ही रखा जाए। यही वो एक इनिशियल निर्णय था जिसने आगे के पूरे इतिहास की दिशा तय कर दी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 1947 की वो घटनाएं जिन्होंने इस क्षेत्र की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये पूरा साल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक के बाद एक घटनाएं हुईं। सबसे पहले ब्रिटिश ने रियासतों पर से अपना क्लेम छोड़ दिया। फिर उसी साल महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। लेकिन ठीक इसके बाद पाकिस्तान के पश्तून कबायली समूहों ने वहां हमला कर दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि 1947 में ही पाकिस्तान ने इस रीजन के एक हिस्से को ओवरटेक कर लिया। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर स्वतंत्र रहने की उम्मीद से लेकर दूसरे देश के कब्जे तक का ये सफर कितना तेजी से हुआ। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से आज इस क्षेत्र के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल होता है। यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस हिस्से को पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार इसके लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर शब्द का इस्तेमाल करती है। स्टडी मटेरियल इन दोनों अलग अलग दृष्टिकोण को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वर्तमान प्रशासन। 1947 के इन बदलावों ने वहां के आज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आखिर कैसे शेप किया? अगर आधिकारिक रूप से देखें तो इस पूरे क्षेत्र को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और दूसरा बड़ा हिस्सा जो गिलगित बाल्टिस्तान कहलाता है। ये यहाँ का प्रेजेंट जियोग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। लेकिन स्टडी मटेरियल के हिसाब से कागजों पर जो लिखा है और जो हकीकत है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। नॉमिनल स्ट्रक्चर की बात करें तो 1974 एक्ट के तहत वहाँ एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक काउंसिल है। लेकिन रियलिटी, स्टडी मटेरियल ये पॉइंट आउट करता है कि इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के पास असल में कोई पावर नहीं है, और ये पूरी तरह से पाकिस्तानी सरकार के अधीन है। चौथा हिस्सा वहां की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और लोगों का पलायन। 33% ये वहां की ऑफिशियल बेरोजगारी की दर है यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यही वो बड़ा आंकड़ा है जिसकी वजह से वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गांव से लेकर बाजारों तक लोग इन्हीं आर्थिक हालातों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर वहां की इकोनॉमी आखिर इस हालत तक पहुंची कैसे? इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, वहां की जो अपनी सेल्फ सफिशिएंट खेतीबाड़ी थी उसमें गड़बड़ी आना शुरू हुई। दूसरा स्टेप, कुछ नई लिबरल पॉलिसीज आईं जिनसे जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ना के बराबर रह गईं। और आखिर में तीसरा स्टेप, इन सब हालतों ने वहां के युवाओं को इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए गल्फ देशों यानी खाड़ी देशों की ओर पलायन करना पड़ा। और इस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का एक बड़ा असर देखिए। मटेरियल एक बहुत ही रोचक बात सामने रखता है कि पीओके के नागरिक अब पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तुलना में गल्फ देशों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक शिफ्ट नहीं बल्कि मजबूरी में पैदा हुआ एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। पांचवा हिस्सा, इस रीजन की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इसका रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक महत्व। इस प्योर रीजन के चारों तरफ जो बॉर्डर्स हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम में यानी वेस्ट में पाकिस्तान का अपना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। नॉर्थ वेस्ट दिशा में अफगानिस्तान की सीमा लगती हैं। सीधे नॉर्थ में चाइना का शिनजियांग प्रोविंस है, और ईस्ट यानी पूर्व में भारत का जम्मू और कश्मीर है।
इस तरह चारों तरफ अलग अलग देशों और प्रांतों से घिरे होने की वजह से ये जगह जियोस्ट्रेटेजिक रूप से निहायत ही अहम बन जाती है। इस इंपॉर्टेंस को और क्लियरली समझाने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बात सीधे तौर पर कही गई है कि पूरे जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये लाइन इस रीजन की उस बेहिसाब भूराजनीतिक कीमत और वहां के रिसोर्सेज की वैल्यू को साफ दर्शाती है। और अब आखिरी हिस्सा, इस बैंक एग्जाम स्टडी मटेरियल का फाइनल कंक्लूजन। अपने निष्कर्ष में यह अध्ययन सामग्री इस पूरी स्थिति को एक मजबूत और आक्रामक विदेश नीति यानी कि मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी के चश्मे से देखती है। सोर्स मटेरियल का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, जैसी कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देखी गई, ऐसे आगे के कदमों के लिए दरवाजे खोलने में एक मील का पत्थर यानी माइलस्टोन साबित हो सकती है। ये इस सोर्स टेक्स्ट का अपना फाइनल एनालिसिस और पर्सपेक्टिव है। तो अंत में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि 1947 के उस एक अकेले साल में डोमिनो इफेक्ट की तरह तेजी से घटी वो घटनाएं आज भी हमारी आधुनिक वैश्विक रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और आम लोगों की अर्थव्यवस्थाओं पर कितना गहरा असर डालती हैं। इतिहास और आज के इस कनेक्शन को समझना वाकई दिलचस्प है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।